आइए दोस्तों, तो हमारी जो वीडियो सीरीज है संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित, अब हम उसके जो पार्ट 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित कर लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने प्राचीन शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था। सेकंड पार्ट के अंदर जो नवीन या आधुनिक विधियां उनमें से पाठ्य पुस्तक विधि का, और जो थर्ड पार्ट था उसके अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष और हर्बट की पंचवटी विधि का अध्ययन किया था। तो अब हम जो हमारा पार्ट 4 है उसमें उसके अंतर्गत हम संपूर्ण नवीन शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले विश्लेषण विधि, उसके बाद में संरचना, समवाय और मूल्यांकन विधि का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो मोरिसन या फिर डाल्टन विधि, मोरिसस विधि, डाल्टन विधि और फ्रोबेल विधि, इन सब विधियों का अध्ययन हम साइकोलॉजी में अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रहे कि ये जो फ्रोबेल, मोंटेसरी विधि है, ये सब डाल्टन विधि है। कौन सी विधि है? नवीन विधियाँ। तो इस वीडियो में हम चार विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारी होगी विश्लेषण विधि, उसके बाद में संरचना विधि, उसके बाद में समवाय विधि और उसके बाद में मूल्यांकन विधि। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी फर्स्ट विधि है विश्लेषण विधि। यह विधि पूर्ण से अंश के प्रति शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इस विधि का पहला गुण क्या है? यह विधि किस सूत्र पर आधारित है? जो शिक्षण सूत्र है उन पे पूर्ण से अंश की, और जो शिक्षण सूत्र है उस पर आधारित है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि पहले जब शिक्षक पाठ को पढ़ाना स्टार्ट करता है उससे पहले पाठ को जो सार रूप में या फिर संक्षिप्त रूप में, समरी के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, और उसके बाद उसके छोटे छोटे अंश कर बच्चों को बढ़ाता है। तो यही क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले संपूर्ण पाठ को एक सार रूप में बच्चों को संक्षिप्त रूप में बता देता है, और उसके बाद में उस पाठ के छोटे छोटे पार्ट कर बच्चों को पढ़ाता है। तो पूर्ण से अंश की हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, पहले वाक्य बता देते हैं, उसके बाद वर्ण, और उसके पहले वाक्य बता दिया, उसके बाद उसमें वाक्य में जितने शब्द हैं उनको बता दिया, और फिर वर्णों के बारे में जानकारी दी थी। जैसे कि पहले आपको बता दी पूर्ण से अंश की, और ये एक वाक्य है, ये वाक्य बता दिया। अब वाक्य बताने के बाद में इनके जो शब्द है पूर्ण से और अंश, इन शब्दों के बारे में बता दिया, और इन शब्द के बारे में बताने के पश्चात जो वर्ण है, प वर्ण है, वह वर्ण है, इस प्रकार से इसे बता दिया। आपको पूछा जाए कि जो विश्लेषण विधि है उसमें जो पढ़ाने का क्रम है वह क्या होता है? ये आजकल जो न्यू ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलते हैं ना, उनमें से एक है कि आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सी विधि है, इसका जो क्रम है बच्चों को पढ़ाने को वो क्या है, और इस प्रकार वाक्य, शब्द, वर्ण या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य इस प्रकार से आपको दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि विश्लेषण विधि में पढ़ाने का क्रम होता है पूर्ण से अंश की और होता है। तो अपने आप में पूर्ण क्या है? वाक्य अपने आप में एक पूर्ण है, और वर्ण क्या होते हैं? अंश होते हैं। वाक्य का एक छोटा सा भाग होते हैं, अंश होते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि वाक्य, विश्लेषण विधि में वाक्य सबसे पहले बताया जाता है, फिर उसके शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, और फिर उसके वर्णों का, उसमें प्रयुक्त जो वर्ण है उनका ज्ञान करवाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि इस विधि में शिक्षक पहले तो पाठ के संपूर्ण अंशों का वर्गीकरण करता है, फिर एक एक अंश को ग्रहण कर उसका विश्लेषण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? संपूर्ण पाठ को एक समरी के रूप में, एक संक्षिप्त रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद वह उस पाठ के जो छोटे छोटे पार्ट कर, छोटे छोटे अंश कर बच्चों को उसके बारे में बताएगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए, हमको मूवी देखने जाते हैं, फिर फिल्म देखने जाते हो, तो फिल्म रिलीज होने से पहले एक जो ट्रेलर रिलीज किया जाता है, उस ट्रेलर में क्या किया जाता है कि उस फिल्म से संबंधित गाने या फिर कुछ छोटे छोटे पार्टों को दर्शाया जाता है, जिससे कि उस फिल्म के प्रति हमारी क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो यही इस विश्लेषण विधि में होता है। पहले शिक्षक क्या करता है? एक ट्रेलर के रूप में पाठ को बच्चों के सामने रखता है, जिससे कि ये हो कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो पाठ के प्रति, और उनकी जो मानसिक, जो पढ़ने की, उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। आपको, आई होप आपको समझ में आई कि इसमें पहले ट्रेलर के रूप में, आप ट्रेलर तो समझते होंगे, सब मूवी देखते हैं तो पहले हमें क्या करते हैं? मूवी के छोटे छोटे अंश दिखा दिए जाते हैं, जैसे कि हमें ये होता है कि पता नहीं इस मूवी में क्या है, और हम ये सोच कर ही वो मूवी देख लेते हैं। तो इसमें अध्यापक भी यही करेगा कि पहले जो मैन या फिर छोटे छोटे पॉइंट है उनको बच्चों को एक संक्षिप्त रूप में बता देगा, और फिर उसका विस्तृत अध्ययन करेगा। ठीक है, तो हम इसका अगला पॉइंट देते हैं। संस्कृत शिक्षण में यह विधि विशेष रूप से व्याकरण शिक्षण व कथा शिक्षण में प्रयुक्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत शिक्षण में विश्लेषण विधि का विशेष रूप से प्रयोग कहाँ होता है, तो व्याकरण शिक्षण और कथा शिक्षण में। उदाहरण के तौर पर आगे है कि संधि, आपको जैसे संधि प्रकरण पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? संधि के प्रकारों के बारे में बताते हो। संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, इन सब के बारे में बताते हो। फिर क्या करते हो? उसके जो अंश हैं,
अंश यानी कि संधि के जो प्रकार बता दिए, आप उनके प्रकारों के बारे में एक-एक करके विस्तार से अध्ययन करवाते हो। तो व्याकरण में इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे कि संधि प्रकरण का ज्ञान छात्रों को देते हैं तो शिक्षक सर्वप्रथम संधि के प्रकारों के बारे में बताता है, उसके पश्चात उसके अंतर्गत आने वाले सभी जो उसके भाग हैं उनको विस्तारपूर्वक अध्ययन करवाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में कक्षा शिक्षण कराते समय शिक्षक इस विधि के माध्यम से सर्वप्रथम संपूर्ण कथा को सार संक्षेप में, संपूर्ण जो कथा, ये कथा से संबंधित है कि जो काव्य के पाठ पढ़ाए जाते हैं, उनसे जो काव्य संबंधित पाठ पढ़ाए जाते हैं उनमें शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले संपूर्ण कथा को एक संक्षेप रूप में बच्चों को सुना देता है। उसके पश्चात कथा में आने वाली जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। कथा हमने व्याकरण से संबंधित देख लिया कि पहले व्याकरण में प्रकारों को बताएगा, फिर उसके बाद उसके प्रकारों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेगा। लेकिन अगर कोई कथा हो तो कथा का में क्या होता है कि मान लो बहुत बड़ी कथा है तो उसका जो संक्षिप्त रूप है, उसका जो सार रूप है, वह बच्चों को पहले सुना देता है और उसके बाद उसकी जो घटनाएं होती है क्रमबद्ध उनका प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने किया जाता है। सभी प्रकार के पात्रों का एक एक करके वर्णन करता है जिससे कथा वस्तु छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आएगी। फिर क्या करता है, सभी पात्र होते हैं, उसमें जितने भी पात्र होते हैं कथा में अलग अलग पात्र होते हैं, उनको अलग अलग वर्णन कर बच्चों को बताता है जिससे कि बच्चों को अच्छी प्रकार से वह चीज़ समझ में आए। अब हम देखते हैं विश्लेषण विधि के गुण। इस विधि के माध्यम से शिक्षण कराने पर कठिन अंशों को समझना आसान होता है जिससे छात्र पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। हम क्या करते हैं, जो अंश होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और फिर उनका अध्ययन करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कठिन अंश है उनको छात्रों को समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी और छात्र पढ़ने के प्रति प्रेरित होंगे। इस विधि का एक दोष भी है। सभी प्रकार की विद्याओं के शिक्षण में इस विधि को विद्याओं के शिक्षण में यह विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती। जितने भी प्रकार के मतलब हर चीज़ को हम विश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं समझा सकते। तो ये हो गई हमारी विश्लेषण विधि। आई होप आपको समझ में। आपको इसमें इतना याद रखना है कि यह पूर्ण से अंश की ओर चलती है और इसके अंदर पहले बच्चों को संक्षिप्त में एक ट्रेलर के रूप में पाठ को बता दिया जाता है और फिर उसका छोटे छोटे पार्टों में अध्ययन बच्चों को करवाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं अपनी मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि, इसको आपने साइकोलॉजी में वैसे बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया होगा, लेकिन ये हमारी नवीन संस्कृति की जो नवीन विधियाँ उनमें से भी एक है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि मूल्यांकन क्या, जैसे मूल्यांकन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को कितने स्तर तक प्राप्त किया या फिर कितने स्तर तक प्राप्त नहीं किया, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यह हर्बर्ट की पंचपदी विधि का विकसित रूप है। क्या हर्बर्ट की जो पंचपदी, आपको ध्यान दें कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि में मूल्यांकन के बारे में नहीं बताया गया था। तो इसमें यह बताया गया कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि का विकसित रूप है। इसमें शिक्षक शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोपान में कक्षा अनुसार क्रियाकलाप का संयोजन कर मूल्यांकन करता है। इसमें जो शिक्षक क्या करता है, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोपान में कक्षा के अनुरूप क्रियाकलापों का संयोजन कर मूल्यांकन करता है। शिक्षक अपने जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनकी जानकारी के लिए प्रत्येक कक्षा के अनुरूप क्या करता है, क्रियाकलाप करता है और ये जानकारी प्राप्त करता है कि जो मैंने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनकी पूर्ति हुई है या फिर नहीं हुई, जिससे उसे अपने शिक्षण कार्य में सफलता के संबंध में संदेह नहीं रहता। और क्या करता है, शिक्षण कार्य में सुधार की अपेक्षा रहने पर उसमें सुधार कर सकता है। इस विधि में शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से यह देख सकता है कि वह जो उसने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की उसने प्राप्ति की है या फिर नहीं की। उसे मूल्यांकन करने के बाद ये संदेह नहीं रहेगा कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई, या तो उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति होगी। अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह ये खोजने की प्रयास करेगा कि जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति किस प्रकार क्यों नहीं हुई है। अगर उसमें कोई उसके शिक्षण कार्य में कोई सुधार करना है तो वह अपने शिक्षण कार्य में सुधार करेगा। अगर कोई शिक्षण विधि में उसे सुधार करना है तो टीचर शिक्षण विधि में सुधार करेगा। अगर उसे पढ़ाने के तौर तरीकों को बदलना है तो वह मूल्यांकन के माध्यम से अपने जो शिक्षण के जो तौर तरीके हैं उनको बदलेगा। तो इसमें क्या मिलता है, शिक्षक को भी जो अपनी शिक्षण कार्य है उसके प्रति प्रोत्साहन मिलता है या फिर शिक्षण कार्य को सुधारने का मौका मिलता है मूल्यांकन के माध्यम में। और बच्चे को भी इसमें पता चलता है कि उसने अब तक कितना अध्ययन किया है और कितना उसने अध्ययन किया और उस अध्ययन में से उसने कितना सीख लिया। तो मूल्यांकन के माध्यम से बच्चा और शिक्षक दोनों के प्रोत्साहन या फिर प्रबलन मिलता है।
तो इस विधि के क्या नीचे 6 सोपान, आपको ध्यान रहे कि ये 6 सोपान एक निश्चित क्रम में होते हैं। मूल्यांकन विधि होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। सबसे पहले मूल्यांकन विधि में क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है। उद्देश्य निर्धारित के बाद में उसको व्यवहारिक रूप दिया जाता है। व्यवहारिक रूप देने के बाद में पाठ्य बिंदु होती है। पाठ्य बिंदु का हमें शिक्षा कार्य करवाया जाता है। शिक्षक कार्य करवाने के बाद में छात्र कार्य करवाने के बाद में मूल्यांकन कार्य करवाया जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि जो मूल्यांकन है वह एक निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो आपको ये जो 6 सोपान बताए गए हैं ये निश्चित ही क्रम में चलते हैं। इनमें से ये नहीं कि पहले मूल्यांकन हो गया उसके पश्चात उद्देश्य हो गया, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले होगा वह होगा उद्देश्य, उसके बाद में उद्देश्य को व्यवहार में उतारा जाएगा, उसके बाद में पाठ्य बिंदुओं का निर्माण किया जाएगा, फिर शिक्षक कार्य करवाया जाएगा, फिर छात्र कार्य करवाया जाएगा, फिर मूल्यांकन करवाया जाएगा। तब हम एको का अध्ययन करते हैं कि मतलब इनमें उद्देश्य में क्या होता है, पाठ्य बिंदु में क्या होता है, शिक्षक कार्य में क्या होता है और इन सब में क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला सोपान है उद्देश्य निर्धारण। तो उद्देश्य निर्धारण में क्या किया जाता है, जब भी शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाता है तो उससे पहले वह एक उद्देश्य निर्धारित करता है कि मुझे इस पाठ में कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, और बच्चों के जो व्यवहार में कितना परिवर्तन करना है और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ मुझे इस पाठ में अपनानी है। तो ये एक उद्देश्य निर्धारित करता है शिक्षक कि मुझे इस पाठ में बच्चों के व्यवहार में इतना परिवर्तन करना है और इतना इनको सिखाना है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उद्देश्य निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला सोपान कौन सा है, उद्देश्य को व्यवहार में लिखना है। यानी उद्देश्य को व्यवहार में उद्देश्य सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, उद्देश्य का निर्धारण करेगा। उद्देश्य का निर्धारण कर उससे एक लिखित रूप देगा, उसको क्या कहते हैं, व्यवहार में लिखना। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है पाठ्य बिंदु। प्रत्येक जो हमारी विषय वस्तु होती है या फिर पाठ होता है उसमें पाठ्य बिंदु होते हैं। तो टीचर द्वारा या फिर अध्यापक द्वारा उन पाठ्य बिंदुओं का अध्ययन करवाया जाता है। इसमें यह पहले से निर्धारित किया जाता है कि जो हमारे पाठ्य बिंदु पाठ की प्रत्येक पाठ्य बिंदु को एक निश्चित पाठ्य विधि द्वारा अध्ययन करवाया जाता है, जो कि पहले से शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षक द्वारा ये पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि मुझे इस पाठ में जो ये पाठ्य बिंदु है इनमें ये शिक्षण विधियों का हमें प्रयोग करना है। इसके आगे शिक्षक कार्य, प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक को जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है, शिक्षक कार्य। इसके आगे छात्र कार्य, छात्र की सक्रिय भागीदारी के लिए, छात्र को सक्रिय रूप से बनाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा छात्र को कुछ न कुछ कार्य दिए जाते हैं, जैसे उसको गृह कार्य दे दिया, अभ्यास कार्य दे दिया, उसके साथ प्रयोगात्मक कार्य के लिए, उसके साथ वाद विवाद के लिए या फिर कुछ प्रश्न उसे याद करने के लिए दे दी। तो ये क्या होते हैं, छात्र की सक्रियता भागीदारी के लिए छात्र को छात्र कार्य दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी पाठ के प्रति रुचि बनी रहे। तो इसमें हमारा पांचवा क्या होगा, छात्र कार्य। इन सब के बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक को भी ये पता चलता है कि उसने जो स्टार्टिंग में उद्देश्य निर्धारित किए उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, और उनकी अगर प्राप्ति किसी सीमा की प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब अच्छे स्तर पर उसने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की, तो उनकी कौन कौन से शिक्षण बिंदु में उसकी कमियां रही है उनको वह सुधार करता है। और छात्र को भी यह पता चलता है कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और वह उसने कितना सीख लिया। तो हमने इसमें देखा मूल्यांकन के सोपानों में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण। तो उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उन्हें व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है। व्यवहारिक रूप से लिखने के बाद प्रत्येक जो पाठ्य बिंदु होते हैं उन्हें एक विशेष शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। शिक्षक जो कार्य करता है वह शिक्षण कार्य होता है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए छात्रों को गृह कार्य, अभ्यास कार्य, प्रयोग, इन सब में छात्रों की रुचि, पाठ के प्रति रुचि बनाने के लिए ये सब कार्य छात्रों से करवाए जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, मूल्यांकन कार्य होता है। तो आगे हम देखते हैं मूल्यांकन विधि के गुण। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र और जो शिक्षक होता है वह दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित करता है और उन्हें पुनर्मनन का अवसर देता है। शिक्षक क्या करता है, बार बार छात्रों का मूल्यांकन करता है, तो इससे छात्रों को वह बार बार वह अभिप्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, पाठ के प्रति रुचि बनाने के लिए वह छात्रों को अभिप्रेरित करता रहता है मूल्यांकन के माध्यम से। मूल्यांकन, आपको ये पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन हमारे जो पक्ष हैं, व्यवहार के पक्ष हैं, उनमें से कौन से पक्ष से संबंध रखता है। तो आपको ध्यान दें कि मूल्यांकन हमेशा भावात्मक पक्ष से संबंध रखता है। हमारे व्यवहार के कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, इसमें से मूल्यांकन वह कौन से पक्ष से संबंध रखेगा, भावात्मक पक्ष से संबंध रखेगा। तो ये हमारी हो गई मूल्यांकन
ये हमारी होगी मूल्यांकन विधि। इसके अंतर्गत हमने मूल्यांकन के सोपानों को देखा और मूल्यांकन के गुणों को देखा। तो आगे हम देखते हैं संरचना विधि। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सबसे पहले वाक्य की संरचना बता दी जाएगी और उसके बाद उसके छोटे छोटे भाग बताए दिए जाएंगे। जैसे कोई वाक्य आपको दे दिया, कोई आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें आपको पहले उस वाक्य के बारे में बता दिया जाएगा, उसकी और फिर उसकी संरचना के बारे में बताएगा। संरचना के मान लो उसके कर्ता के बारे में बता दिया, उसके क्रम के बारे में बता दिया, उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या फिर कौन से अवयव का प्रयोग है, कौन से निपात का प्रयोग उसमें हुआ है, इन सब के बारे में बता दिया जाता है। तो आपको संरचना विधि में क्या होगा, सबसे पहले वाक्य की संरचना के बारे में बताया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या होता है, वाक्य की संरचना व स्वरूप पर बल देकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। संरचना विधि में वाक्य के जो स्वरूप है, वाक्य के स्वरूप के अंतर्गत उस वाक्य में जिन भी वह शिक्षण बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे कर्ता, क्रिया, क्रम, उपमान, उपमेय या फिर अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, जिस भी चीज़ से उसका निर्माण हुआ उन सब के बारे में बल देकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है, वाक्य रचना के दौरान व्याकरणात्मक ज्ञान दिया जाता है। वाक्य का जब हम स्वरूप बताएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उनके व्याकरण संबंधी सभी पक्षों का ज्ञान बच्चे को करवाया जाएगा। साथ ही शब्दकोश का ज्ञान भी करवाया जाता है। अगर वहाँ पर कोई कठिन शब्द आ रहा है तो उसका शब्दकोश का हम उस कठिन शब्द के बारे में संपूर्ण रूप से बच्चे को अध्ययन करेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे कोई वाक्य हो तो सबसे पहले हम उसके कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म के बारे में अध्ययन करवाएंगे। आगे है यह प्रत्यक्ष विधि, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। प्रत्यक्ष विधि को सफल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारी संरचना विधि है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि को सफल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं समवाय विधि। हमने संरचना विधि देख लिया कि उसमें वाक्य की संरचना पे ज़्यादा बल दिया जाता है। अब हम देखते हैं समवाय विधि। इस विधि के अन्य नाम है संयुक्त विधि, समन्वय विधि और समाहार विधि। क्योंकि इस विधि को संयुक्त विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि में जो बाकी सभी जो विधियाँ हैं उनका संयुक्त रूप से अध्ययन करवाया जाता है। जैसे कि मान लो कोई पाठ है, उसके अंतर्गत आपको जो इच्छा हुई, जिस विधि से आपके पढ़ाने की इच्छा हुई, उसी विधि से आपने उसे पढ़ा दिया, मान लो। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस विधि को संयुक्त विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी विधियों क्या होता है, मिश्रण होता है, समन्वय विधि और समाहार विधि। आगे है इसके प्रवर्तक कौन है, बोकिल महोदय। आगे है दूसरी विधियों की उपेक्षा करने की बजाय समस्त विधियों को श्रेष्ठ गुणों को लेकर उनका संश्लेषण कर परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमने देखा है कि कुछ प्रवर्तक ऐसे होते हैं जो अपनी विधि को श्रेष्ठ बताकर दूसरी विधियों की अवहेलना करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि दूसरी विधियों को बुरा न बताकर या फिर उनकी अवहेलना न करके उनके जो अच्छे गुण होते हैं, उनके जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनका संश्लेषण, उनको इकट्ठा कर एक जगह परिस्थिति के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। मान लो जितनी भी शिक्षण विधियां उनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, उनका प्रयोग कर जिस परिस्थिति में जिस शिक्षण विधि का वो प्रयोग करना चाहते हैं उसका वो प्रयोग कर लेते हैं। उसी परिस्थिति के अनुसार जो अपनी इच्छा से शिक्षण विधि का प्रयोग कर लेते हैं वह कौन सी विधि होती है, समवाय विधि। तो आई होप आपको ये समझ में आए। अच्छा, जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया, आगे अध्यापक गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है तो उसके बीच में व्याकरण का कोई बिंदु आ गया तो अध्यापक वहीं पे उस व्याकरण का ज्ञान दे देता है। ये नहीं कि मान लो अध्यापक गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है, उसमें व्याकरण का कोई बिंदु आ गया तो वह व्याकरण के बिंदु के बारे में नहीं बताएगा और वह आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। समवाय विधि में क्या होगा कि जहाँ पर व्याकरण अगर गद्य पढ़ा रहा है और व्याकरण का कोई बिंदु वहाँ पर आ गया तो पहले जो अध्यापक होगा वह उस व्याकरण के जो बिंदु है उसके बारे में विद्यार्थियों को संपूर्ण अध्ययन करवाएगा। तो आपको समझ में आ गया, समवाय विधि में जितनी भी विधियां होती हैं उनके जो श्रेष्ठ गुण होते हैं उनको एक जगह विश्लेषण कर परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो यह भी एक श्रेष्ठ विधि है। आगे हमने अभी तक हमने जो जितनी भी नवीन शिक्षण विधियाँ थी, नवीन या फिर आधुनिक शिक्षण विधियाँ, उनका अध्ययन हमने कर लिया है। तो अगले जो हमारा वीडियो 5 होगा उसके अंतर्गत हम नवीनतम उपागम संस्कृत शिक्षण की जो नवीनतम विधियाँ नवीनतम उपागम विधियाँ, ये तो नवीन विद्या थी या फिर आधुनिक विद्या थी अब तक जो हमने की। अब हम पढ़ेंगे नवीनतम उपागम विधि। उसके अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण, आगमन, परियोजना, दल शिक्षण, अभिक्रमित समस्या समाधान, पर्यवेक्षण, संप्रेषण और संग्रह जो विधियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।